नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो ख़ास तौर से तो उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जिनका टेक्निकल हेल्पर मेंस का एग्ज़ाम नहीं हुआ यानी दोबारा होने जा रहा है, और उन बच्चों के लिए भी ज़रूरी है जिनको ये लगता है कि भर्ती में बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो गया और अब हमारा क्या होगा। जो बच्चे बिल्कुल डिमोरलाइज हो रहे हैं उनके लिए वीडियो बड़ा काम का है। खैर, इस भर्ती से जुड़े हर बच्चे के लिए ही ये वीडियो ज़रूरी है, तो कंप्लीट लास्ट तक आप ज़रूर देखना। बात करेंगे कि एक भर्ती में जो फर्जीवाड़ा या घोटाला होता है उसमें अंतर क्या है। भर्ती में जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो हमें लगती है कि पारदर्शिता से हुई है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं घोटाला तो होता है। वास्तव में एक टेक्निकल हेल्पर भर्ती के साथ क्या हुआ वो एग्जिट रिपोर्ट हम आपको आज इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसके बाद मुझे लगता है कई बच्चों के डाउट या कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और आराम से वो सब बच्चे नॉर्मल हो जाएंगे। किसी को डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। भर्ती की ये सब प्रक्रियाएं होती है और इन सब प्रक्रियाओं से हमें जो भी चीज़ें हुई फेस करना पड़ता है। आइए हम इस भर्ती पर बात करते हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ उनमें भी बहुत सारे बच्चे अभी कन्फ्यूजन में है। रोज़ मैसेजेज आते हैं, तो प्लीज़ आप बार बार कॉल ना करें। हो सके तो आप जयपुर डिस्कॉम हेल्पलाइन पे ही बात करें। हमारे पास जितनी जानकारी है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं। क्या होगा ध्यान से सुनिएगा। किन किन बच्चों का एग्ज़ाम फिर से होगा वो मैं बता दूं कि जिनके पास मेल आ चुका है उन बच्चों का 100% होगा। सेकंड पॉइंट ये आता है कि गुरुजी मेरा उस सेंटर में तो था पेपर, लेकिन मेरा पेपर आराम से सबमिट हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, या मैंने पेपर अटेम्प्ट कर लिया था, तो क्या मेरा दोबारा होगा क्या। संभावना है कि इस बच्चे का पेपर दोबारा नहीं होगा। फिर भी अगर आपका पेपर उस सेंटर में था तो आप बिल्कुल अवेयर रहें। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो हम उसका वीडियो बनाएंगे, तो आप भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड ज़रूर कर लेना, देख लेना आया है कि नहीं आया है। लॉगिन करना तो पता लग जाएगा। पूरी तरह से संभावना ये जताई जा रही है कि केवल प्रभावित बच्चों का ही पेपर लिया जाएगा। अब प्रभावित बच्चों की परिभाषा क्या है गुरुजी? प्रभावित बच्चे की परिभाषा ये है कि जिन बच्चों का लॉगिन ही नहीं हुआ था उन बच्चों का तो दोबारा होगा, उनके पास मेल भी आ गए। अब उस सेंटर की रही बात तो मैंने बता दिया है। अगर सबमिट अच्छे से हो गया था तो नहीं होगा, अगर सबमिट नहीं हुआ था तो ज़रूर आएगा। अब रही बात यह कि गुरुजी मेरा पेपर भी सबमिट नहीं हुआ था, मेल भी नहीं आया था, तो पक्का पेपर आपका दोबारा होगा। मेल का इंतज़ार मत कीजिए। यदि आपको लॉगिन ही नहीं करने को मिला, यदि आपको कंप्यूटर पर बैठने ही नहीं दिया गया, तो आपका पेपर दोबारा होगा, ये दिमाग से निकाल देना। अब पेपर की तैयारी लगातार करते रहें। अब आइए गुरुजी बात करते हैं कि इस भर्ती में हुआ क्या। देखो दोस्तों, मैं दो चीज़ें बताता हूँ आपको। एक होता है घोटाला और एक होता है फर्जीवाड़ा। गुरुजी दोनों में क्या अंतर है? बिल्कुल अंतर है यार, बहुत अंतर है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखो, घोटाला जो होता है ना, ये मिली भगत से होता है, शांत तरीके से होता है, पता नहीं लगता है कि हुआ या नहीं हुआ। मिली भगत का मतलब है कि इसमें सब मिले होते हैं। पेपर देने वाला वो बच्चा भी होता है और जो भी ऊपर तक सेटिंग होती है उन सब का होता है, और हमें लगता है कि बिल्कुल ये भर्ती तो पारदर्शी तरीके से हुई और उन सब का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से सिलेक्शन होता है और बड़े आराम से नौकरी ज्वाइन करते हैं वो। ये होता है घोटाला, जिसका बाद में कभी पता लग सकता है या ये चीज़ें उजागर ही नहीं होती हैं। ये होता है घोटाला, और ये चीज़ें हमें स्वीकार करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 पदों पर होती है, इससे ज़्यादा नहीं। और तकड़ी सेटिंग वाले मान लेते हैं 100 पदों पर होगी। टेक्निकल हेल्पर में आप 50 से 100 पदों के बीच में ऐसी सिचुएशन मान सकते हो, और इससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं सकती। आप देख लो, आपकी हुई है क्या किसी कोई सेटिंग? नहीं हुई। आप अपने आप से देखिए, आप अपने फ्रेंड सर्किल में देखिए। हज़ारों की संख्या पर जब आप जाओगे तो आपको कोई 4 या 5 बच्चे नज़र आएंगे कि हाँ यार इसकी सेटिंग हुई थी। तो ये होता है घोटाला, जो मिली भगत तरीके से एकदम शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जाए, पता ही नहीं लगे और आराम से सिलेक्शन हो जाता है।
नौकरी ज्वाइन करते हैं। अब आते हैं गुरुजी फर्जीवाड़े पर। फर्जीवाड़ा होता है अपने लेवल पर। अपने लेवल पर मतलब समझते हो, बच्चा खुद ही करता है, खुद की जगह किसी दूसरे को बिठा लेता है। जैसे अभी ये डम्मी पकड़े गए थे, या वो खुद नकल करने का प्रयास करता है, या उसको कोई दूसरा बाहर से आकर बताने का प्रयास करता है। तो इसमें ना तो सेंटर वाले इंक्लूड होते हैं, या सेंटर वाले तो इंक्लूड होते हैं लेकिन भर्ती की कंपनी और भर्ती का डिपार्टमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो डिपार्टमेंट इनको रोकने या कार्रवाई करने का इन पर काम करता है। ये चीज़ें स्वीकार नहीं होती, ये पकड़ लिए जाते हैं कहीं ना कहीं। ये बहुत कम चांस है कि इनका सिलेक्शन हो जाए। मतलब ये वो होते हैं जो पेपर को कर ले में, जैसे अभी टेक्निकल हेल्पर का आया है, वो 5-6 जनों का नाम आया है। उसमें एक तो कोई कोचिंग सेंटर वाला भी बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि कंप्यूटर हैक करने का इन्होंने वो प्रयास किया। तो ये फर्जीवाड़े की श्रेणी में आता है। अब इसके लिए देखो मैं बताऊं आपको, कह रहे हैं कि 6-6 लाख रुपए दिए उन बच्चों ने। वो बच्चे नहीं, मैं बता रहा हूं कि उस बच्चे ने जिसने 6 लाख रुपए दिए अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत काम किया है। इसलिए नहीं कि वो नौकरी के लिए पैसे दे रहा है वो गलत काम है, नहीं। टेक्निकल हेल्पर पद के लिए 6 लाख रुपए देना बेवकूफ़ी है। जिंदगी भर ये 6 लाख रुपए की रिकवरी नहीं होगी, 6 लाख रुपए पूरे नहीं होंगे। पता है क्यों? टेक्निकल हेल्पर में 2 वर्ष का प्रोबेशन ट्रेनी रखा जाता है। आपको प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं, परीक्षा दिन। इस दौरान आपको काट पीट कर सैलरी मिलती है 11,000 रुपये। भाई अगर इस 6 लाख रुपए का ब्याज देखते हैं ना 2 रुपये के हिसाब से, तो 12,000 रुपये महीने का ब्याज बनता है। ब्याज ही पूरा नहीं हो रहा तेरा। चलो मान लेते हैं कि तेरे पास कोई थे कमाई के, कहीं से भी कैसे भी थे, तूने दे दिए 6 लाख रुपए, तो इस 11,000 रुपये में तेरा खर्चा भी तो होता होगा ना। मान लेते हैं कि 6,000 रुपये तेरा खर्चा हो गया, 5,000 रुपये बचे। 5,000 रुपये हर महीने माइनस करेगा तू यहाँ से, साल के 60,000 रुपये नहीं बचा पा रहा है, क्या कर लेगा? ये 6 लाख रुपए टेक्निकल हेल्पर जैसी भर्ती के लिए, क्योंकि इस भर्ती में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। ये वैकेंसी तो तब है जब आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ठीक है। बात समझ में आई? अब आते हैं गुरुजी फर्जीवाड़े का और क्या हो सकता है। और फर्जीवाड़ा नहीं था, उसे फर्जीवाड़ा नहीं बोलते, फिर उसे अव्यवस्था बोलते हैं, मिसमैनेजमेंट बोलते हैं उस चीज़ को। चीज़ें सही तरीके से नहीं थी, सुव्यवस्थित नहीं था। अव्यवस्था, इस भर्ती में अव्यवस्था ज़्यादा थी टेक्निकल हेल्पर भर्ती में। अरे भैया जिस सेंटर वाले को दिया जाता है तो यार एक कंपटीशन एग्ज़ाम ले रहे हो आप, व्यवस्था ऐसी करो ना कि बच्चों को आए फीलिंग कि हाँ हम भर्ती का पेपर देने आए। और कुछ सेंटरों में वास्तव में था, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ इतना शांतपूर्ण तरीके से पेपर हल करवाए कि बच्चों को लगा कि हाँ कंपटीशन एग्ज़ाम का पेपर देने आए थे। तो सेंटर वालों को ये चाहिए था कि वो ऊपर खड़े रहें। अरे भाई हमने जब टेस्ट लिए तो बच्चों को पसीने छूट गए थे यहाँ, और जब आए तो उनको लगा कि हाँ यार वास्तव में एग्ज़ाम हॉल का सा प्रेशर है। ये चीज़ें प्रोवाइड करवाना सेंटर का दायित्व होता है, कोई और दूसरा नहीं करेगा। तो अव्यवस्था भर्ती में नहीं होनी चाहिए थी। अब बात ये आती है कि पूरे टेक्निकल हेल्पर में क्या रहा होगा गुरुजी। एक बात बताओ, इस फर्जीवाड़े इस अव्यवस्था का क्या किसी बच्चे को लाभ मिला? कौन सा वो स्टूडेंट है जिसने इस अव्यवस्था का फ़ायदा उठाया? मुझे जितने भी बच्चे मिले, मैंने जिनसे बात की है, जिनसे मैंने मैसेजेस किए, मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आपकी अव्यवस्था थी? वो बोले हाँ गुरुजी अव्यवस्था थी। उस अव्यवस्था का आपने कोई फ़ायदा उठाया? बोले कैसे गुरुजी? मैं क्या तूने कोई ऐसा काम किया हो कि क्वेश्चन आ रही नहीं रहा था और किसी से पूछ लिया हो ताकि आपको एक क्वेश्चन का फ़ायदा हो गया हो, ऐसा हुआ था? बोले नहीं। तो फिर क्या फर्जीवाड़ा था या क्या अव्यवस्था थी? आपने पेपर सबमिट उतना ही किया ना जितना आपको आ रहा था। बोले हाँ जी मैंने मेरे हिसाब से ही किया। आपने किसी दूसरे से पूछा? नहीं पूछा। आपने किसी दूसरे को बताया? बोले नहीं बताया, क्योंकि मेरे से किसी ने नहीं पूछा। यानी ना ही तो एक दूसरे से किसी ने पूछा, ना ही एक दूसरे से किसी ने बताया। अब अव्यवस्था या फर्जीवाड़े की बात आती है तो आपको कोई वहाँ पर सपोर्ट नहीं था कि भाई ऐसे तो है नहीं कि आपके पास मोबाइल था और आपने चीज़ें देख ली और वहाँ से कर ली होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करने को मिला है ना,
उनको बाहर से कोई सपोर्ट या सहयोग तो नहीं मिला। जो भी पेपर सबमिट करके आए हैं वो करके अपने दम पर ही आए हैं। वो बच्चे अपनी ईमानदारी से ही पेपर करके आए हैं। बस उनका एक माहौल या प्रेशर उन पर नहीं था कि हम कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं। वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई 4 वहाँ घूम रहे हैं कमरे में, कोई 2 इधर बैठे हैं, कोई 4 उस कोने में बैठे हैं। ये सब अव्यवस्थाएं कहलाती है। फर्जीवाड़ा नहीं बोलते इसको, क्योंकि आपको नकल करने को नहीं मिली, क्वेश्चन कहीं से देखने को नहीं मिला, पेपर में कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिला, तो फिर आपके लिए क्या फ़ायदा हुआ इन सब चीज़ों का। बात ये आती है कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया सबमिट, वो थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाएं, और जिन बच्चों का नहीं हुआ वो बहुत अच्छे से तैयारी करें। मैं बता रहा हूँ आपको, अव्यवस्था का मतलब ये कतई नहीं है कि वहाँ आपको नकल करने को मिल रहा होगा, हमारा पेपर दोबारा होगा तो हम देख लेंगे या ये कर आएंगे वो करेंगे। कुछ नहीं होना है। आपको जितनी तैयारी है उसी के हिसाब से पेपर करने को मिलेगा वहाँ। हाँ, ये जो चीज़ें हुई है ना, ये गलत है, और ये तो होती आई है बहुत सारी भर्तियों में, पता ही नहीं लगता है और आराम से हो जाती है। और इसको मैंने पहले दिन से ही आपको करवा दिया था कि 100-150 पद छोड़ देना। टेक्निकल हेल्पर में हम इसीलिए कह रहे हैं आप 1300 पदों के हिसाब से टारगेट लेकर आराम से अच्छी तैयारी करना। मैंने यही तो बताया था आपको। अब बात ये आती है कि इतना कुछ हो गया और अव्यवस्थाएं थी ना, तो होना ये चाहिए कि सभी के एग्ज़ाम दोबारा करवा लें। क्यों केवल मात्र सिलेक्टेड बच्चों का ही आप करवा रहे हो? और श्रीमान इस बार हो सके तो ऑफलाइन करवाइए, ठीक है ना? क्योंकि देखो अब 2 बार में पेपर हो रहा है तो सीधी सी बात है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं इसका भी नहीं पता। अगर होता भी है तो मेरा ये मानना है कि मैं कभी नहीं मानता कि नॉर्मलाइजेशन से आप 2 बच्चों को या 2 पेपर को एक जैसा कर देते हैं। क्या आप 10-10 बच्चों को 2 अलग अलग पेपर दे रहे हैं और फिर नॉर्मलाइजेशन करके कह रहे हैं कि हाँ अब दोनों का पेपर सेम हो गया? तो मैं नहीं मानता कि हाँ ये सेम हो गया। क्या एक समान क्वेश्चन पूछे जाना और एक कुछ मार्क्स कम या ज़्यादा करके दोनों को सिमिलर कर देना, ये मेरे हिसाब से न्याय संगत नहीं होता है। इसलिए सभी के पेपर करवाएं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का झंझट ना रहे, और ऑफलाइन करवाएं तो सही है। लेकिन अब सभी का एग्ज़ाम क्यों करवाया जाए? जिन बच्चों के पसीने छूट गए एग्ज़ाम हॉल में, 3-3 4-4 घंटे उन बच्चों को बाहर नहीं आने दिया, बायोमेट्रिक्स होती रही, तो वो बच्चे तो आराम से पेपर अपना करके आए ना, सब कुछ सही हुआ है उनके हिसाब से। तो डिसीजन निगम को लेना है। मेरा विचार ये है कि घोटाला मिली भगत से होता है, जो 10, 20, 50, 100 पदों पर होता है ज़्यादा से ज़्यादा। फर्जीवाड़ा बच्चों ने अपने लेवल पर किया, वो सब पकड़े गए और कोई मतलब नहीं है। अव्यवस्थाएं थी, लेकिन अव्यवस्था का लाभ किसी बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से मिला नहीं। इसलिए जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ वो आराम से पेपर देकर आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पेपर कैंसिल हो सकता है क्या। और जो बच्चे एग्ज़ाम आराम से देकर आए हैं वो प्लीज़ जो कम्युनिटी टैब में मैंने पोस्ट डाल रखी है उस पर अपने मार्क्स बता देना। कट ऑफ पर आपको जल्दी वीडियो दे देंगे। अभी तक लगभग 5-1 हज़ार बच्चों ने ओपिनियन दिया है वहाँ पर। अपना एग्जैक्ट रिपोर्ट क्या है वो तो बाद में पता लगेगी, लेकिन एक मोटा मोटा एनालिसिस अपन वहाँ से कर लेंगे। ये मेरे विचार थे, देखो, ठीक है ना? आप कितने सहमत है मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना। अगर सहमत हो तो अपने दोस्तों को भेज देना। जनरली पेपर दोबारा जिन बच्चों का हो रहा है ना, उनसे ही मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अच्छी तैयारी करते रहें, माइंड डाइवर्ट ना करें प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद।